दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और खबर ये है कि महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी की तरफ से ऐसे समीकरण बनाए जा रहे हैं कि किसी तरह से उनकी जो अलायंस है वो और कमजोर हो जाए, जो कि वो पहले काम कर चुकी है। लेकिन क्योंकि अभी उनका आत्मविश्वास महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम के बाद इतना बढ़ गया है, उनको लग रहा है कि एकला चलो पे वो चल सकते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन वहां पर पुराने राजनीतिक खिलाड़ी जो है, शरद पवार है, अजीत पवार खुद जो कि खेमा बदल कर आए, एक नाथ शिंदे भी जिस तरह का स्वाद ले रहे हैं, उनके चेहरे पे वो असर साफ दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो ऐसे में एक बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों साथ आ सकते हैं। अगर वो दोनों साथ हो गए तो क्या समीकरण बनेगा। यहाँ की अंक गणित जो है वो काफी हद तक बीजेपी के ही फेवर में है, लेकिन फिर भी तस्वीर क्या बदल सकती है, क्योंकि बीजेपी ऑलमोस्ट हर राज्य में इस वक्त अपने अलायंस के पर कतरने की तैयारी कर रही है, जिसमें बिहार भी है। हमारे साथ चर्चा के लिए राजीव खन्ना जी और सुभाष शिर्के जी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुभाष जी, मैं आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में आप हैं और महाराष्ट्र की हर नब्ज को आप पहचानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें खास तौर से शरद पवार और अजीत पवार की, तो ये कयास तो बहुत बार लगे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये मुमकिन हो सकता है या फिर ये एक उनकी माँ का सपना ही रह जाने वाला है? देखिए, ये बात उठी है तो वो अजित पवार की माँ, जिनका नाम आशा ताई है, और वो उन्होंने जाके महाराष्ट्र में पंढरपुर में विठ्ठल भगवान का जो मंदिर है, जो सबसे बड़ा यानी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी वो चीज है, और मानते हैं लोग, वहां पे वारी वगैरह होती है। तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े मंदिरों में से एक है। वहां पे जाके उन्होंने मन्नत मांगी कि शरद पवार और अजित पवार इकट्ठा आने चाहिए। अब ये जब बात उन्होंने खुल के मीडिया के सामने कही, उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई, क्या दोनों इकट्ठे आ सकते हैं, क्योंकि अजित पवार की मां ने ऐसा स्टेटमेंट मीडिया में देना, ये अजित पवार के कहने भी हो सकता है, ये सबको पता है। और इसलिए अजित पवार के गुट से ये पहल की गई, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ अजित पवार के एक बड़े नेता है अजित पवार गुट के, नरहरी झिरवल, वो फिलहाल एफडीए मिनिस्टर है, और उन्होंने अपने मिनिस्ट्री का चार्ज लेते हुए उन्होंने ये बात कही, शरद पवार आज भी हमारे लिए देवता समान है और हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो दो तीन बातें आगे निकल के आई है, उससे साफ ये जाहिर होता है कि अजित पवार का गुट चाहता है कि तुम तो वो चीजें भी कर नहीं पाओगे। शरद पवार इनके पास साथ चले जाए। दूसरी तरफ शरद पवार की तरफ से अभी इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन एक बात जरूर है कि अजित पवार के पर कतरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सबसे पहले कोशिश बीजेपी ने ये शुरू की है कि जो पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो अजित पवार ने 2012 से अपने हाथ में रखा है, उसको ये पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी मुंबई के बाद सबसे बड़ी अमीर कॉर्पोरेशन जो है वो है। तो उसको हथियाने के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू की है। उन्होंने खुले रूप से ऐलान किया है कि हम अपने यानी 100% बीजेपी वहां पे हम लाएंगे, हम अपने बलबूते पे करेंगे, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये अजित पवार के लिए एक साइन है कि वो बीजेपी उनसे कन्नी काट रही है। दूसरी तरफ धनंजय मुंडे जो भी लेकिन अजीत पवार के लिए तो ये कहा जा रहा था कि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी अलायंस में नंबर 1 पे प्रॉफिटेबल रही है वो। अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको मिल गया, और एक नाथ शिंदे तो यहाँ पे बहुत घाटे में रह गए। मंत्रालय मिलने से पहले भी वो उतने उदास थे, मंत्रालय मिलने के बाद भी वो उतने उदास हैं। उनके तो नेताओं ने अपना इस्तीफा तक का ऐलान किया और ये सब कुछ हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा बीजेपी की सेहत पर। तो अजीत पवार अगर कुछ करते हैं तो क्या बीजेपी की सेहत पर तब फर्क पड़ेगा? देखिए, बीजेपी को ज्यादा फर्क अभी तो नहीं पड़ रहा है, यानी विधानसभा में उनकी जो सत्ता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव है, जिला पंचायत के जो चुनाव है, उसमें जरूर बीजेपी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी वहां अपने इनरोड्स नहीं कर पा रही है। उन्होंने विधानसभा में तो सत्ता हथिया ली है, लेकिन जो जिला जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहां पे बीजेपी की उतनी ताकत नहीं है। सिर्फ वो कुछ शहरों में बीजेपी की ताकत है। तो अगर ग्रामीण इलाके में बीजेपी को अपना बेस बढ़ाना है, तो उसके लिए अजित पवार ये सबसे बड़ी ताकत उनके साथ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की ताकत भी मुंबई और आसपास के जो शहर है वहां पे ही उनकी ताकत सीमित है, ग्रामीण इलाके में नहीं है। तो ऐसे में अजित पवार वहां पे बीजेपी के लिए एक तुरुप का
सिक्का हो सकते हैं वहां पे, लेकिन वहां पे एनसीपी भी काफी, यानी शरद पवार गुट भी काफी बड़ी संख्या में है, कांग्रेस की भी ताकत है। तो ऐसे में बीजेपी को अजित पवार को साथ में लिए बिना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चुनाव जीतना मुमकिन नहीं है। यानी कि बीजेपी यहाँ पर अगर अजित पवार के पर काटती तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी मारेगी, ये भी साफ है। राजीव जी, आपका क्या कहना है यहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं कि वहां पर शांति राजनीति में बनी नहीं पाती है, और ऐसा ही कुछ अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये सब एक भ्रामक स्थिति है कि अलग होंगे लेकिन रहेंगे साथ, जैसे कि नीतीश और नायडू को लेकर के बहुत समय से, जब से ये सरकार बनी तीसरी बार मोदी की, तब से ये चर्चा चल रही थी कि अलग होंगे, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि काफी कुछ दिख रहा है, साफ दिख रहा है उसके बाद भी। ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है ये बीजेपी का जो अंत में जाकर किसी तरह से संभाल लेता है मामले को? देखिए, पॉलिटिक्स जो है लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म गेम है, और उसके तहत ये डेवलपमेंट्स हैं। अब जिस तरह सुभाष जी ने बताया कि एक तो हमको ये समझना जरूरी है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, विधानसभा इलेक्शंस और लोकल बॉडी इलेक्शंस, तीनों में जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। जो मतलब जो गवर्न करते हैं उनके रिजल्ट्स को अलग रहते हैं। दूसरी एक चीज आपको समझनी है जरूरी है कि एनसीपी के लिए फायदा किस चीज में है। फायदा इसी चीज में है अगर ये दो गुट इकट्ठे हो जाते हैं तो, क्योंकि इनको अपनी एक लॉन्ग टर्म गेम देखनी है। अब एनसीपी जो है वो हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र सेंट्रिक पार्टी है। महाराष्ट्र सेंट्रिक होने के बावजूद उनको कम से कम वहां तो अपना वर्चस्व मतलब बनाना बहुत जरूरी है ना उनके लिए। हालांकि हमने ये भी देखा कि एनसीपी ने और प्रदेशों में भी कोशिश की अपना फुटप्रिंट इंप्रूव करने की, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो वहां ये होना बहुत जरूरी है। और मतलब मुझे जहां तक लगता है कि देखिए, इन्होंने पिंपरी चिंचवड की जो बात की है वो एक इलेक्शन है। सबसे बड़ी चीज जो है वो है अभी मुंबई का जो लोकल इलेक्शन होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है, बीएमसी का जो चुनाव है, वो सबसे जरूरी रहेगा। अब उसमें जो है देखिए, बीजेपी के लिए जिस तरह सुभाष जी ने बड़ा सही बताया कि बीजेपी के लिए जो इनरोड्स हैं खासतौर पे रूरल एरियाज में, वो वाया एनसीपी ही मिल सकता है उन्हें। तो इसके लिए वो कोशिश तो करेंगे। इसीलिए थोड़ा अभी कोशिश ये भी होगी कि अजित पवार को भी गुड ह्यूमर में रखा जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे की हमने बात की, अजित पवार की बात की। देखिए, पर बात यह है कि देखिए एनसीपी में एक फैक्टर और भी है कि अल्टीमेटली शरद पवार अब मतलब बूढ़ा शेर कह सकते हैं उन्हें, आगे जो सक्सेशन है वो कैसा रहेगा इस पार्टी का, और इस पार्टी की लॉन्ग टर्म अपनी एस्पिरेशंस क्या है, लॉन्ग टर्म क्या गेम है इनका, वो देखना जरूरी होगा। देखिए, एक चुनाव होना, गेम वहां रुक नहीं जाती है। जी सुभाष जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे अभी कहा राजीव जी ने, तब जहन में ये बात आ रही है, क्योंकि कई बार ये चर्चा हुई है। हालांकि सुप्रिया सुले अच्छी खासी एक्टिव है राजनीति में, तो अगर अजीत पवार को उत्तराधिकारी के रूप में वो आगे प्रेजेंट कर देते हैं और उससे उनकी पार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले हमेशा अपने चाचा को एक अलग ही तरह का रिगार्ड देती आई है। उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी दिखाई नहीं दी है। यहाँ तक कि भाइयों के बीच में दूरी हो गई, लेकिन इनके बीच में, चाचा भतीजी के बीच में कोई दूरी कभी नहीं हुई। वो अक्सर उनसे मिलने जाती रही। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक आखिरी ऐसा पासा हो सकता है शरद पवार के पास जो कि इस वक्त बीजेपी की खीर में नमक डाल दे? देखिए, एनसीपी में एक हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग रही है कि अजित पवार जब वो इकट्ठे थे, अजित पवार और शरद पवार, तो अजित पवार स्टेट पॉलिटिक्स देखेंगे और नेशनल पॉलिटिक्स जो है वो सुप्रिया सुले देखेगी, और उसमें दोनों एक दूसरे के डोमेन में नहीं आते, एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करते वो। तो ये चलता आ रहा था, लेकिन अजित पवार को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया और अजित पवार को उन्होंने एक तरह से ब्लैकमेल कर दिया, क्योंकि अजित पवार के खिलाफ कई सारे केसेस जो है वो बीजेपी ने शुरू किए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट उनके पीछे लगा दिया। उनके जो इर्द गिर्द जो रिलेटिव्स हैं, उनके नजदीकी रिलेटिव्स हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की, और इसके बाद फिर तंग आकर अजित पवार बीजेपी के पाले में गए थे। तो ये जो पूरा मामला है, पूरा ब्लैकमेलिंग का मामला है, और इसमें अजित पवार को उस वक्त सुप्रिया सुले और शरद पवार इन्होंने समझाया भी था कि आप पर बीजेपी हाथ नहीं डालेगी, आप इंक्वायरी होने दीजिए, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अजित पवार को उतना यानी ढांढस नहीं था। उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला कि
आपके कारण हमें भुगतना पड़ रहा है, आपकी राजनीति हमें प्रॉब्लम में ला रही है। तो इसके लिए फिर अजित पवार बीजेपी के पाले में चले गए और आज हम देख रहे हैं कि उनके एक केसेस जो है वो खत्म हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले 1000 करोड़ की उनकी जो संपत्ति थी वो कुर्क की गई थी, वो क्लियर कर दी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो एक तरह से अजित पवार अपनी एक केसेस जो है वो क्लियर करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में शरद पवार और अजित पवार इकट्ठा आते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये सिचुएशन बनती नजर नहीं आ रही। जब तक अजित पवार के केसेस क्लियर नहीं होंगे तब तक ये सिचुएशन नहीं आएगी। यानी कि अभी नब्ज पकड़ी हुई है अजीत पवार की और उसके चलते वो बाहर फ्री बर्ड होकर के नहीं जा सकते। यानी कि कुल मिलाकर के राजीव जी यहाँ पे एक बड़ी बात यह कि बीजेपी के पास सबकी कोई ना कोई खास नब्ज है और उसी वजह से मतलब अभी मामला से उतना नहीं रह गया है कि आप कितना, अगर हम आपके साथ हैं तो आप कितना बजट जो है वो देते हैं, क्या होता है, पैसों की बात नहीं। अब ये अलग तरह के स्ट्रेचर पर बात चली जा चुकी है। तो यहाँ पर बिहार में भी यही सब चीजें हैं। नीतीश की भी कोई कमजोर नब्ज है जिसकी वजह से चीजें खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। नीतीश कुमार भी अंदर कुड़ रहे हैं, मतलब इतना एक सीजन नेता जिसने अच्छे बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा के रखे, कभी इधर सरकार बदल लेना, लेकिन अभी उनके पसीने छूटे हुए हैं यहाँ पे बीजेपी के चलते। इस स्ट्रैटेजी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी की इसमें ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी जब से पावर में आई है, इंस्टीट्यूशंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। अब अभी जिस तरह सुभाष जी बता रहे हैं कि हाँ, मतलब उनको जिस तरह अजीत पवार को कहा गया था कि आप होने दीजिए इंक्वायरी जो भी है, वो एक सेकेंडरी चीज आ जाती है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो ईडी की केसेस हैं, खासतौर पे ईडी की जब हम बात करें तो उसका जो कन्विक्शन रेट है वो कितना कम है और वो केसेस कितने फ्लैट गिरते जाते हैं। बार बार हम खबरों में पढ़ते रहते हैं ईडी के कितने केसेस फ्लैट गिर रहे हैं। पर दूसरी तरफ एक आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक बीजेपी के पास है ये। अब उसमें कौन उसको मतलब काउंटर कर सकता है, सवाल वहां उठता है। यही चीज आप चाहे बिहार की बात करें, चाहे हम बात करें कोई, देखिए होता क्या है कि या तो आप एल्योरमेंट होती है या फिर आपको एक तरीके से आपकी नब्ज हाथ में होती है। तो ये दो चीजें हैं, दो स्ट्रैटेजीज बीजेपी ने अपनाई हुई है और उसका कारण यही है कि बीजेपी के पास इस समय मेजोरिटी है, या मेजोरिटी उसने एक तरीके से पूरी इंजीनियर की हुई है उस तरीके से। तो अब इसमें जो है ये अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग सिनारियो है। जो नेता खड़े हो रहे हैं सामने, उनको या तो कोशिश की जाती है कि उनको इस तरीके से मतलब पहले बहला फुसला के, नहीं तो आप वो जो एलिगेशन आता है बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाला, या तो वो स्ट्रैटेजी रहती है या फिर इंस्टीट्यूशंस को पीछे छोड़ा जाता है। तो इसमें कुछ नई चीज नहीं है इस स्ट्रैटेजी में। बीजेपी के पास इस समय वही एक मतलब कि कह लो मोटिव ऐसा है कि आपको पावर में बना रहना है, स्टेट्स में भी सेंटर में भी अपने आप को एक पावरफुल प्रोजेक्ट करना है। वो एक और बड़ी चीज बीजेपी के सामने जो चैलेंज है ना, कि लोगों के सामने आपने ऐसा प्रेजेंट करना है कि हम इनविंसिबल हैं। क्योंकि वो अगर वो नैरेटिव कहीं ना कहीं लड़खड़ाया तो बीजेपी का फिर पतन जो है वहां से शुरुआत है। जी ओके, तो सुभाष जी एक आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है वाकई में अभी हाल फिलहाल में भी महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ी उथल पुथल होने वाली है? देखिए फिलहाल जब तक जिला पंचायत के और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव नहीं होते तब तक महाराष्ट्र में स्थिति जैसी है वैसे ही बने रहेगी। उसके बाद ना तो बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जरूरत है, ना ही अजित पवार की जरूरत है। तो इनके पर जो है वो कतरे जाएंगे, ये बिल्कुल तय है और ये दोनों को भी पता है। इसलिए दोनों अपने अपने दांव खेलने में लगे हुए हैं, अपने अपने स्ट्रैटेजी करने में लगे हुए हैं। और इसलिए बीजेपी ने क्या हश्र किया उद्धव ठाकरे का ये सबके सामने है। और जो बीजेपी बाल ठाकरे के साथ यानी एकदम छोटा भाई के तरह थी, आज वो बड़ा भाई बन गया है और दोनों पार्टियों को उन्होंने खतरे में डाला है। तो ऐसे में बीजेपी को इकट्ठा यानी उनका जो कद बढ़ा है उसको कमजोर करने के लिए आज कोशिश करनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी में आज दिख नहीं रही है। तो ऐसे में बीजेपी अपने पूरे जो खेल है वो पूरा खेलेगी, ये तय है। लेकिन अभी कुछ नहीं होगा, जिला पंचायत चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा। यानी कि अभी फिलहाल के लिए महाराष्ट्र में एक तब तक के लिए चीजें थमी हुई हैं, अंदर अंदर घट बहुत कुछ रहा है,
लेकिन उसके असर जो है वो चुनाव के बाद ही दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक यू सो मच सुभाष जी, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।